नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर। पूंजी व्यय, हिंदी में से पूंजीगत व्यय भी करते हैं। दोस्तों, हम लोग बजट की बात कर रहे हैं और जैसा कि मैं आपको बताया हूं कि बजट जो है आने वाले फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और एस्टिमेटेड रिसीट्स का एक डिस्क्रिप्शन होता है। आने वाले वित्तीय वर्ष में गवर्नमेंट के क्या क्या खर्चे होंगे, गवर्नमेंट की क्या क्या प्राप्तियां होंगी, उसका एक अनुमानित ब्यौरा होता है। मैंने जैसा आपको पहले वीडियो में बताया है कि बजट बेसिकली भारत में दो भागों में प्रस्तुत किए जाते हैं, राजस्व बजट, रेवेन्यू बजट, और दूसरा कैपिटल बजट, पूंजी बजट। राजस्व बजट के भी दो भाग हैं, रेवेन्यू रिसीट्स, राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय। इसी तरह कैपिटल बजट के भी दो पार्ट हैं, कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजी प्राप्तियां और पूंजी व्यय। मैंने आपसे कहा है कई बार कि अगर बजट के ABCD को हम सीख लें, ए का मतलब रेवेन्यू रिसीट्स, राजस्व प्राप्तियां, बी का मतलब है राजस्व व्यय या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सी का मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर और डी का मतलब है कैपिटल रिसीट्स। अगर हम इन चारों को सीख लें तो हमको पूरा का पूरा पब्लिक फाइनेंस समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, मैं इसके ऊपर पहले बना चुका हूं राजस्व प्राप्तियां क्या है वीडियो, उसको आप लोग देख लीजिएगा, मैं अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसी तरह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा, इसको भी देख लीजिएगा। कैपिटल रिसीट्स क्या है उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा, उसको भी देख लीजिएगा। आज हम इसके चौथे पार्ट पे हैं, डी पार्ट पे है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आइए हम लोग सीखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। अगर आपने दिग्विजय इकोनॉमिका को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हो, चाहे आप यूपीएससी के लिए जा रहे हैं या यूपीएससी के अतिरिक्त पीसीएस के लिए जा रहे हैं या फिर आप ईपीएफओ के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपके सामने ये रहा कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय। तो आइए इसके एक एक कंपोनेंट को देख लेते हैं और फिर इसके विशेषताओं को देख लेते हैं, तब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि क्या होता है पूंजीगत व्यय। आइए पहले मैं अपने एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, मेरे जो व्यक्तिगत रूप से दो तरह के खर्चे हैं, इसी तरह गवर्नमेंट के लिए भी दो तरह के खर्चे होंगे। मेरा एक खर्च वो होता है जिससे मैं अपने परिवार को रन कराता हूं, मतलब मैं बिजली का बिल देता हूं, मैं दूध का बिल देता हूं, मैं कपड़े खरीदता हूं, जूते खरीदता हूं, मैं फीस भरता हूं, मैं तमाम तरह के रोजमर्रा की चीजों के ऊपर खर्च करता हूं ताकि मेरी फैमिली चल सके। ऐसे व्यय को दोस्तों हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसकी मैं बात कर चुका हूं। लेकिन इसके अतिरिक्त मेरे पास एक और भी खर्च है। वो खर्च जो है रिकरिंग नेचर का नहीं है, वो रोजमर्रा की खर्च नहीं है, वो परिवार चलाने की खर्च नहीं है। उसे मैं रोज रोज नहीं करता हूं, उसे मैं एक मुश्त करता हूं। जैसे मैं 5 साल के बाद एक बिल्डिंग खरीद लिया, 5 या 6 साल में मैंने एक प्लॉट खरीद लिया, या फिर मैंने एक जेसीबी मशीन खरीद के उसको चलवा दिया और उससे मुझे किराया मिलता है। तो दोस्तों, ऐसा खर्च जो कि रोज रोज ना हो, एक बार हो लेकिन प्रोडक्टिव हो, जिससे मेरी इनकम जनरेशन पावर बढ़ जाए, जिससे मैं ज्यादा इनकम जनरेट करने लगूं और जिसका प्रभाव दीर्घकालीन हो, ऐसा जो खर्च होता है वो पूंजीगत व्यय होता है मेरे अकॉर्डिंग। ये मेरे ऊपर, गवर्नमेंट के लिए भी ठीक ऐसा ही समझिएगा। पहले मैं अपने दो खर्चों में एक बार और अंतर कर दूं। मैंने कहा कि एक खर्च वो है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो मैं घरेलू खर्चे हैं, उसे रिकरिंग नेचर पे मैं रोज खर्च करता हूं। रोज दूध लेके आता हूं, रोज सब्जी लेके आता हूं, रोज जो है अपने लिए जो है कुछ ना कुछ चीजें खरीदता हूं। तो ये तो परिवार को चलाने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये शॉर्ट रन वाली होती है, आज मैं लेके आया सब्जी, आज खत्म कर दिया, आज मैंने मछली लेके आई, आज खा लिया, खत्म हो गया। लेकिन एक खर्च वो होता है जो लॉन्ग रन का होता है, शॉर्ट रन का नहीं होता है। उसे मैं एक बार खर्च करता हूं, वो लंबे समय तक बना रहता है। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने जेसीबी मशीन खरीद लिया, मैंने एक अपार्टमेंट बुक कर लिया, मैंने एक घर खरीद लिया, मैंने एक बिल्डिंग खरीद ली। दोस्तों, इसी तरह गवर्नमेंट के साथ भी है। गवर्नमेंट के कुछ खर्च ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं, रिकरिंग नेचर के होते हैं, हमेशा करते ही रहना पड़ता है। जैसे गवर्नमेंट क्या करेगी दोस्तों, गवर्नमेंट करेगी, किसके ऊपर खर्च करेगी गवर्नमेंट खर्च करेगी पेंशन के ऊपर, सैलरी के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, सब्सिडी के ऊपर, इंटरेस्ट पेमेंट उसे हर साल करना है, हर दिन करना है और शॉर्ट रन इफेक्ट वाले होंगे। लेकिन गवर्नमेंट के कुछ खर्च ऐसे होते हैं जो लॉन्ग रन इफेक्ट वाले होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं। अगर गवर्नमेंट उसे करती है तो गवर्नमेंट की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाती है, गवर्नमेंट ज्यादा उत्पादक हो जाती है।
वो ऐसे खर्चों को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर की पहले आप विशेषताएं देखिए। पहला विशेषता है क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट्स। ऐसे खर्च से पूंजीगत सृजन होता है। देखिए पूंजीगत सृजन क्या होता है? ऐसी चीजें दोस्तों कैपिटल गुड्स कहलाती हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। ऐसे गुड्स कैपिटल गुड्स कहलाती हैं जो प्रोडक्शन प्रोसीजर में यूज तो हो लेकिन कंज्यूम ना हो। अगर ऐसे वस्तुएं इकोनॉमी में बढ़ रही हैं तो आप समझिए कि ये गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय कर रही है। फिर ध्यान से सुनिए, ऐसे खर्च गवर्नमेंट करे जिससे कैपिटल गुड्स, कैपिटल असेट्स क्रिएट हो। और कैपिटल गुड्स क्या, कैपिटल असेट्स ऐसे असेट्स होते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज तो हो लेकिन कंज्यूम ना हो। लाइक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मशीन है और उस मशीन से मैं कपड़ा बनाता हूं, तो वो मशीन प्रोडक्शन प्रोसेस में खत्म नहीं होगा, बना रहेगा। कपड़ा खत्म होगा, क्यों? क्योंकि कॉटन से कपड़ा बन जाएगा, लेकिन वो मेरी मशीन बनी रहेगी। मेरे पास जेसीबी मशीन है, मैं जेसीबी मशीन से काम करूंगा, जेसीबी मशीन यथावत बनी रहेगी, प्रोडक्शन प्रोसेस में खत्म नहीं होगी। ऐसे सारे मशीन, इक्विपमेंट्स, टूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे कैपिटल गुड्स होते हैं। अगर इकोनॉमी में गवर्नमेंट मशीनें लगाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, गवर्नमेंट जो है बेल, सेल, गेल, बीएसएनएल, यूनिवर्सिटीज डेवलप करे, तो ऐसे कैपिटल असेट्स इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी, उत्पादन करने की क्षमता बढ़ा देगी, नेशनल इनकम को बढ़ा देगी। इसी को दोस्तों हम कहते हैं पूंजीगत सृजन। इसी को हम कहते हैं पहला सबसे बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है कि क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट्स, पूंजीगत वस्तुओं का सृजन होता है। दूसरा प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर होता है। देखिए ऐसा माना जाता है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हो सके बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव एक्सपेंसेज ना हो, ये पेंशन में चला जाए, सब्सिडी में चला जाए, लेकिन ये जो खर्च होता है ये नो डाउट इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। इसको करने से इकोनॉमी की उत्पादन करने की क्षमता बढ़ जाती है, तो इसके लिए प्रोडक्टिव कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी में वृद्धि होगी। साथ साथ ये प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर होता है, ये अनप्रोडक्टिव नहीं हो सकता है। फिर है तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? आप देखिएगा कई बार ये शब्द आता है, हिंदी में इसको आधारभूत संरचना कहते हैं, अवसंरचना कहते हैं, आधारभूत संरचना कहते हैं, कई शब्द इसके लिए आते हैं, अवस्थापना, आधारभूत संरचना, अवसंरचना। लेकिन इंग्लिश में दोस्तों सिर्फ एक ही शब्द यूज होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर वो चीजें होती हैं जिसके बिना इकोनॉमिक ग्रोथ ना कर पाए। वो बेसिक नीड्स होती हैं, वो बेसिक कम्युनिटीज होती हैं, फैसिलिटीज होती हैं जिसके बिना कोई भी इकोनॉमी में ग्रो नहीं हो सकता है। इसका मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर बिल्कुल डिपेंड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब हो गया आपके वहां सड़क बन जाए, कम्युनिकेशन के ऊपर काम हो, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर काम हो, एनर्जी के लिए काम हो। ये तमाम जो खर्च हैं जो प्रोडक्शन कैपेसिटी के बढ़ा दे, आपकी काम करने की क्षमता को बढ़ा दे, वो होता है अवस्थापना। लगभग ये विशेषताएं आपकी पाई जाएंगी कैपिटल एक्सपेंडिचर में। इसी आधार पे आप जब प्रश्न पूछा जाए प्रीलिम्स में कभी, कि जैसे प्रश्न पूछा जाए कि गवर्नमेंट ने एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई, अब ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो आप लोग बताइएगा कि इसकी जो विशेषताएं हैं वो लॉन्ग रन वाली है और साथ ही साथ ये प्रोडक्टिव है, तो ये जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो विशेषताओं के आधार पे आप किसी भी एग्जाम में दिए गए प्रश्न को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं इसके कंपोनेंट क्या होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के। बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए, इसको पहले आप लोग क्लिक कर लीजिए और जो है आप लोग इसका आपको नोट्स जरूर बनाना है। तो आइए चलिए हम पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए पहले, फिर जो है इसके बाद इस पे हम बात करते हैं। पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर है लोन डिसबर्सल बाय गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा लोन बांटना। खूब ध्यान से सुनिएगा, सरकार द्वारा लोन बांटना पहला हुआ इसका कंपोनेंट, ये है लोन डिसबर्सल बाय गवर्नमेंट। चाहे ये गवर्नमेंट इंटरनल लेवल पे दे, देश के अंदर लोन बांट दे, या फिर देश के बाहर जाके लोन दे के आए, अगर गवर्नमेंट लोन दे रही है तो इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए गवर्नमेंट ने मंगोलिया को 5,000 करोड़ रुपए दिए उधार के रूप में, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। इसी तरह गवर्नमेंट आंतरिक उधारी राज्यों को भी देती है, तभी उसे माना जाएगा सरकार के द्वारा लोन को बांटना। तो किसी तरह का इंटरनल या एक्सटर्नल लोन डिसबर्स हो, जब गवर्नमेंट लोन दे किसी भी देश को, नेपाल को दे, भूटान को दे, मंगोलिया को दे, किसी भी देश को दे, तो ऐसे में जो सबसे बड़ा चीज होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, वो लोन डिसबर्सल का होता है। अगर सरकार के द्वारा लोन बांटा जाए तो वो माना जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, लोन रिपेमेंट मेड इन द पास्ट। बहुत ध्यान से सुनिएगा, लोन रिपेमेंट मेड इन द पास्ट, इसका मतलब यह समझिए मैं क्या कह रहा हूं। पहले
जो सरकार लोन ली है उसकी अगर वापसी करती है, लोन रिपेमेंट मेड इन द पास्ट, पहले से लिए गए लोन को या ऋण को चुकाना। अब जरा समझिए इस बात को। मान लीजिए कि भारत ने जापान से जो है 500 मिलियन डॉलर जो है लोन लिया था। जापान से 500 मिलियन डॉलर लोन लिया था। अब सरकार वो 500 मिलियन डॉलर जापान को पे कर रही है, इसका मतलब वो लोन रिपेमेंट करने जा रही है। तो जब सरकार लोन को रिपेमेंट करेगी जो पहले ली हुई है, तो लोन का रिपेमेंट, पहले से किए गए लोन को चुकाना जो है, ये दोस्तों आता है आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ये आता है आपके पूंजीगत व्ययों के रूप में। तो ऐसे प्रश्न देखिए कई बार यूपीएससी में पूछे जाते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के आईएएस में पूछे जाते हैं, या फिर ये जो है ईपीएफओ में पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। कि जैसे ये प्रश्न पूछा गया कि भारत सरकार ने किसी भी देश से, अमेरिका से मान लीजिए, उत्तर आया कि 500 बिलियन डॉलर लोन दी थी और उसको चुका रही है। अब इसे बजट में आप कहां रखेंगे? तो सीधा सा आंसर दो, तो इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप रखेंगे। लेकिन यहां पे बहुत ध्यान से सुनिए। मान लीजिए प्रश्न ये पूछा गया कि अमेरिका से भारत ने 500 बिलियन डॉलर लिए थे और 500 बिलियन डॉलर का प्रत्येक साल, बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक वर्ष भारत सरकार 50 बिलियन डॉलर जो है उसको इंटरेस्ट दे रही है। तो ये 50 बिलियन डॉलर जो इस लोन के एवज में इंटरेस्ट लिए, वो क्या है? बताइए क्या है? ये दोस्तों है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये राजस्व व्यय है। ये क्या है? ये है राजस्व व्यय। जब सरकार लोन को वापस करेगी तो लोन वापसी पूंजीगत व्यय है। लेकिन जब लिए गए लोन पे एनुअली लिए गए लोन पे जब सरकार एनुअली ब्याज पे करेगी दोस्तों, तो ये जो ब्याज का पेमेंट है, पहले से लिए गए ऋण के ऊपर जो ब्याज हम प्रत्येक साल देते हैं, उसे माना जाएगा राजस्व खर्च। आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? लोन लिया गया, लोन की वापसी पूंजीगत व्यय है। लेकिन अगर उसी लोन पे जो हम एनुअली ब्याज भी तो देंगे, अगर हम मान लीजिए वर्ल्ड बैंक से लोन लेके आए, तो वर्ल्ड बैंक से मान लीजिए कि हम जो है 5000 बिलियन डॉलर लोन लिए, तो 5000 बिलियन डॉलर की तुलना में अगर प्रत्येक वर्ष हम 500 बिलियन डॉलर उसको ब्याज देते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या है? तो दोस्तों वो जो होगा ब्याज जो होगा वो होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इसे मैं बता चुका हूं, आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का वीडियो देखिए। इसी तरह आइए डिफेंस। मैंने आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बताया था कि डिफेंस दोनों चीजें होती हैं, ये राजस्व व्यय भी होता है और पूंजी व्यय भी होता है। डिफेंस एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में ही पाया जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये राजस्व व्यय भी होता है और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजी व्यय भी होता है। अब आप पूछिएगा कैसे? अब समझिए कैसे ये राजस्व व्यय है और कैसे पूंजी व्यय है। डिफेंस में कुछ खर्चे जो मेंटेनेंस के लेवल पे हैं या फिर ऐसे हैं जो एनुअली कंज्यूम हो जा रहे हैं, वो आएगा रेवेन्यू में। लेकिन जो कैपिटल क्रिएट हुआ होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। लाइक एग्जांपल, अगर मान लीजिए आप फ्रांस से राफाल खरीदते हैं, तो राफाल तो 20 साल, 25 साल, 30 साल तक चलेगा। तो ये जो राफाल के ऊपर जो आपका खर्च है दोस्तों, ये आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन राफाल के मेंटेनेंस के ऊपर आप जो एनुअली खर्च करने वाले हैं, उसमें गोला बारूद के ऊपर जो खर्च करने वाले हैं, वो होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लाइक एग्जांपल, मान लीजिए सरकार ने 1 लाख AK-47 जो है गने खरीदी, तो AK-47 जो 1 लाख खरीदा गया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि जब वो हमारे डिफेंस मैन को दिया जाएगा तो उनके पास वो 10 साल तक रहेगा। लेकिन जो एनुअली उसमें मंथली लेवल पे गोला बारूद दिया गया और वो बॉर्डर के ऊपर रोज उसको यूज कर रहे हैं, तो गोला बारूद के ऊपर खर्च क्या हो गया? वो आ गया रेवेन्यू में। इसी तरह यूनिफॉर्म दिया गया हमारे जो है आर्मी मैन को, डिफेंस मैन को, तो वो हर साल दिया जा रहा है, तो वो रेवेन्यू हो गया। तो कुछ खर्चे दोस्तों डिफेंस के हमेशा रेवेन्यू नेचर के आते हैं, जो बेसिकली मेंटेनेंस के रूप में होते हैं या उसके सब्सिडरी खर्च होते हैं। लेकिन जो एक बार एक लमसम कैपिटल क्रिएट होगा, जैसे कि मैंने कहा कि आपको कि राफाल खरीदा गया, तो दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन राफाल के मेंटेनेंस के ऊपर जो खर्च होगा, उसमें फ्यूल के ऊपर जो खर्च होगा, उसमें गोला बारूद के ऊपर जो खर्च होगा, वो सारे खर्च रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। तो यहां पे आप डिफेंस बिल्कुल क्लियर कर समझ लीजिएगा कि डिफेंस के ऊपर जो खर्च होता है ये राजस्व व्यय होता है, और ये राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय भी हो सकता है और पूंजीगत व्यय भी हो सकता है। इसी तरह देखिए अवस्थापना विकास, जैसे अवस्थापना विकास का आप एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट एक्सप्रेसवे बनवा रही है, तो एक्सप्रेसवे क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। गवर्नमेंट नेशनल हाईवे बनवा रही है, गवर्नमेंट मेगा पावर प्रोजेक्ट बना रही है,
गवर्नमेंट मल्टीपर्पज डैम बना रही है, मल्टीपर्पज डैम बना रही है। ये सारी चीजें जो गवर्नमेंट कर रही है, ये सब के सब जो है इकोनॉमी में लांगरन वाली है, और इससे इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इसको करने के बाद ज्यादा जो है इकोनॉमी उत्पादक हो जाएगी, उसकी इनकम जनरेशन पावर बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये जो खर्चे हैं अवस्थापना विकास वाले, चाहे एक्सप्रेस वे के ऊपर खर्च पूछा जाए, या फिर नेशनल हाईवे के ऊपर, या फिर ये पूछा जाए कि आपके शहर में ओवरब्रिज बन रहे हैं, तो ये सारे खर्चे हर साल तो होगी नहीं, एक बार ओवरब्रिज बनेगा, एक बार फ्लाईओवर बनेगा, ये सारे खर्चे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर के होंगे। बस ये ध्यान रखिए, ये विशेषताओं को समझे रहिए। क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट्स, पूंजीगत वस्तुओं का सृजन होगा, प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। तो आप किसी भी प्रश्न को कर लेंगे, चाहे किसी भी लेवल पे पूछा जाए, तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे खर्च होते हैं वो दोस्तों आ जाते हैं आपके, उस आ जाते हैं कैपिटल में। इसी तरह कैपिटल क्रिएशन, अगर इकोनॉमी में पूंजीगत सृजन हो रहा है, जो मैंने पहले ही इसका यही बताया है, अगर कहीं भी कैपिटल क्रिएशन हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछा गया कि हॉस्पिटल कोई बना, तो दोस्तों अगर हॉस्पिटल बना तो हॉस्पिटल के जो फिजिकली जब बना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुई, तो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। इसी तरह आप समझिए कि जब गवर्नमेंट ने कोई यूनिवर्सिटीज बना दी, तो वैसे मान लीजिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बना, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पिछले 100 साल से काम कर रहा है, वहां पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो रहा है, 1887 में खुली। तो दोस्तों ये यूनिवर्सिटी के जो डेवलपमेंट के ऊपर खर्च हुआ, तो वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये जो कैपिटल गुड्स क्रिएट हुए, या ऐसे मान लीजिए कि अगर मैं कहूं कि अगर गवर्नमेंट जो है HAL डेवलप कर रही है, या फिर BSNL की यूनिट कोई खोल रही है, BSNL की यूनिट खोल रही है, या जो वेल सेल गए ONGC की यूनिट खोल रही है, तो ये सारी चीजें कैपिटल क्रिएशन है। ये इसमें ऐसी चीजें बन रही हैं जो प्रोडक्शन को करेंगी, प्रोडक्शन प्रोसेस में खत्म नहीं होंगी। तो ये कैपिटल क्रिएशन भी आएगा, कैपिटल क्रिएशन भी आएगा कैपिटल गुड्स में। तो ये चीजें दोस्तों बहुत ध्यान से रखिएगा कि अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता है कि प्रोडक्टिव होना चाहिए खर्च, लार्ज नेचर का होना चाहिए, इकोनॉमी में एक पॉजिटिव इंपैक्ट होना चाहिए, इनकम जनरेशन पावर इससे गवर्नमेंट की बढ़ जा रही है, देश की बढ़ जा रही है, वो सारे खर्च जो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। अब आप समझ गए होंगे कि अगर रेवेन्यू और कैपिटल में हम कंपैरिजन करते हैं, तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस एक तरह से एनुअली होते हैं, वो कोई ऐसे खर्च नहीं होते हैं जो आपकी इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ा देते हैं, वो सिर्फ फैमिली को या इकोनॉमी को चलाने के लिए होते हैं। पेंशन के ऊपर से खर्च, सैलरी के ऊपर खर्च, या फिर जो है हम जो ब्याज लिए हैं उसको वापस कर रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं। लेकिन ये वाले खर्च जो है बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव नेचर के हैं, लॉन्ग रन वाले हैं, इससे इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब प्रश्न ये है मेरा कि कौन सा खर्च इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ये है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए जरूरी तो दोनों है, लेकिन भारत में अगर आप उठा के देखिएगा बजट को, तो गवर्नमेंट 80% खर्च रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे करती है और सिर्फ 20% कैपिटल एक्सपेंडिचर पे करती है। जैसे अपने घर में आप पापा से बात करिए या खुद आप महसूस करिएगा कि आपके खर्च का जो 80% 90% पापा का खर्च है, वो उन चीजों के ऊपर होता है जो परिवार को चलाने के लिए चाहिए, आपके फीस के ऊपर, कपड़े के ऊपर, बिजली के बिल के ऊपर, दूध के बिल के ऊपर, सब्जियों के ऊपर। लेकिन जो कैपिटल असेट्स होना चाहिए कि बिल्डिंग बना दें या फिर ट्रक खरीदें, ये कभी होता है, बहुत कम पैसे खर्च होते हैं, बहुत दिन बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद होते हैं। तो देखिए हमारी एक तरह से मजबूरी है, हमारे पास जो हमारी जो इकोनॉमी है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इसमें इतना डिप्रेव्ड सोसाइटी है, और गवर्नमेंट संवैधानिक रूप से, कॉन्स्टिट्यूशनली आप देखेंगे वेलफेयर स्टेट है। अगर आप संविधान का जो भाग 4 पढ़े, पूरी तरह गवर्नमेंट एक सोशल वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम कर रही है। तो गवर्नमेंट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पॉवर्टी एलिवेशन किया जाए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट के लिए काम किया जाए, सब्सिडी प्रोवाइड किया जाए, उनको जो है LPG प्रोवाइड किया जाए, उनको जो है जनधन योजना के माध्यम से कुछ सीधे बैंक में पैसे ट्रांसफर किया जाए। तो गवर्नमेंट अगर एक तरीके से वेलफेयर स्टेट है, तो गवर्नमेंट चाह के भी कैपिटल को नहीं कर पाती है, रेवेन्यू के ऊपर खर्च करना पड़ता है, और इतनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन, पहली चीज। दूसरी चीज आप ये देखिए कि गवर्नमेंट अगर पॉलिटिक्स करना चाहती है, राजनीति करना चाहती है, तो उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट साबित नहीं हो पाता है। अगर मान लीजिए कि किसी भी पार्टी को चुनाव लड़ना है और गवर्नमेंट ये बोले कि हम जो है 5 साल बाद जो है बुलेट ट्रेन चला देंगे, तो लोगों को ये चीजें डायरेक्ट बेनिफिट नहीं लगता है। अगर ये बोल दिया जाए कि हम आपका बिजली का बिल माफ कर देंगे, हम आपका जो है पानी का बिल माफ कर देंगे, हम आपको जो है सीधे जो है 2-2 हजार रुपए डायरेक्ट दे देंगे, तो एक तरीके से पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। आपके खाते में पैसे डाल दिए जाना, आपके बिजली का बिल माफ कर दिया जाना, आपका पानी का बिल माफ कर दिया जाना, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट आपको इससे बहला लेती है।
तो गवर्नमेंट के पास जो पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी होता है, अगर उसको चुनाव भी लड़ना है और पॉलिटिक्स भी करना है, तो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर ही वो फोकस करेगी, आपको डायरेक्ट किसी ना किसी शॉर्ट रन की बेनिफिट देगी। यद्यप के लिए पता है कि लॉन्ग रन वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, दीर्घकालीन बातों को न सोच के अल्पकालीन खुशी ढूंढते हैं, और यही गलत है। यहां पर भी देखिए यही होता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 80% 82% खर्च है और कैपिटल पे 18 से 20%। इसका रीजन यही है कि गवर्नमेंट पॉलिटिक्स को भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के माध्यम से करना है, और कहीं ना कहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंपॉर्टेंट भी होता है। जैसे मान लीजिए एक सीधा सा प्रश्न है कि आपका घर बना, तो जब घर बना पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन उस घर में मेंटेनेंस घर बनाने से कम महत्वपूर्ण नहीं है। कभी टैप टूट जा रहा है, कभी लाइट का प्रॉब्लम आ गया, कभी फैन ही खराब हो गया, कभी जो एसी खराब हो गया, कभी जो पानी की प्रॉब्लम हो गई, तो आप उसमें हमेशा मेंटेनेंस कराते हैं। कभी चुनाई, कभी उसको जो है चूना लगा रहे हैं, कभी पुताई करा रहे हैं, कभी उसमें जो है झालर लगा रहे हैं, कभी लाइट लगा रहे हैं, तो ये भी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जितने भी मेंटेनेंस है, अगर मान लीजिए यूनिवर्सिटी बन गई, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन उसमें साफ सफाई ना हो, मेंटेनेंस ना हो, चूना ना हो, पुताई ना हो, उसमें वाईफाई की व्यवस्था गवर्नमेंट ना करे, तो वाईफाई के ऊपर खर्च रेवेन्यू है, चूना की पुताई का खर्च तो रेवेन्यू है, अगर आपको पुस्तकें ना दे रेवेन्यू है। तो देखिए इंपॉर्टेंट आप ये नहीं कर सकते कि सिर्फ कैपिटल ही इंपॉर्टेंट होता है, कैपिटल इंपॉर्टेंट है, लेकिन रेवेन्यू का भी अपना रोल है। लेकिन भारत सरकार रेवेन्यू के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च करती है, उसके मैंने 2-3 कारण भी बता दिए, पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी है और इंपॉर्टेंट भी है वेलफेयर स्टेट के नाते। तो दोस्तों बहुत ध्यान से, बहुत मन से दिग्विजय इकोनॉमिका के साथ लगे रहिए, हम आपके साथ हैं। हम लोग मिलजुल के करेंगे कुछ बड़ा, बहुत बड़ा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।